नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ इकोनॉमी के सेक्शन पे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट नंबर 6 में दिया गया। एमपीपीएससी के सिलेबस का यूनिट नंबर 6 जो है दोस्तों वो भारतीय और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है और इस पूरे यूनिट को हम लोगों ने अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया है। इसके हम लोग कुछ मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। हम हमारे तरीके से सिलेबस पर डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। और हमने पिछले लेक्चर में बात की थी दोस्तों कि भारत में बैंकिंग सिस्टम को लेकर आरबीआई पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आरबीआई के बाद हम लोगों ने वाणिज्यिक बैंक जो भारत में है वो डिस्कस किया, उनके विकास पे बात की। एक कंप्लीट डिस्कशन रहा दोस्तों, बेहतर लेक्चर था। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है, हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वो पुराने लेक्चर्स को जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंटिन्यू पूरा हो जाए, कोई टॉपिक छूटे ना दोस्तों। आज हम उसके आगे के लेक्चर को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर हम पिछले लेक्चर की बात बोलें तो हम लोगों ने उस पिछले लेक्चर में भारत की वित्तीय संस्थानों पर डिस्कशन शुरू किया था। और जब हम भारत की वित्तीय संस्थानों की बात करते हैं दोस्तों, तो हमने उन वित्तीय संस्थानों को लेक्चर में आरबीआई, भारत में वाणिज्य बैंक, इसके अलावा सेबी और इसके अलावा गैर बैंकिंग संस्थान जो है, इस पर डिस्कशन करना शुरू किया था। हम ये दो सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों सेबी और गैर बैंकिंग संस्थानों की। तो भारत की वित्तीय संस्थानों में दोस्तों गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हो या सेबी हो, इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान हमें दिखाई पड़ता है। और इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूती भी देता है। और इसके हर एक सेक्टर को आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये समझिए कि जब हम सेबी की बात करते हैं तो सेबी क्या काम करता है, सेबी कब बना, सेबी की जो बोर्ड है दोस्तों उसका संगठन कैसा है, वो देखना जरूरी है। जब हम गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की बात करेंगे दोस्तों, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन्हें कहा जाता है, एनबीएफसी। ये कब से भारत में शुरू हुई, इनका रेगुलेटर कौन करता है, कौन कौन सी इस प्रकार की कंपनी है, ये डिटेल में यहां देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक एक करके इन सभी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सेबी की। जो सेबी है दोस्तों, उसे हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये जो सेबी है, ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जाना जाता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जब 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी, तो ये एक संस्था मात्र हमें दिखाई पड़ता है। इसके पास उतनी शक्तियां नहीं थी जो होना चाहिए। जब हम बोलते हैं कि सेबी क्या प्रारंभ में एक स्वायत्त संस्था था तो नहीं था, वैधानिक संस्था था तो नहीं था, क्या उसके पास अर्ध न्यायिक और अर्ध वैधानिक पावर थी तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके सेबी की स्थापना कर दी थी 12 अप्रैल 1988 को। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी खास ताकत के सेबी की स्थापना कर दी गई कि एक काम करिए, आप सिक्योरिटीज और एक्सचेंज वाले डिपार्टमेंट को मेंटेन करिए, उसका नियमन कर लीजिए। तो एक नियामक संस्था के तौर पर तो है, लेकिन शुरू में शक्तियां नहीं थी। और इसका मुख्यालय बनाया था दोस्तों मुंबई में। लेकिन भारत सरकार ने 1992 में कदम उठाया, नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी। उस समय हमारे देश में कई सारे वित्तीय सुधार हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और खासकर ये वो समय था जब भारत में नवीन आर्थिक सुधारों को अपनाया गया था। भारत की जब हालत खस्ता हाल हो गई थी, हम लोगों को विदेशों से कर्ज की जरूरत पड़ रही थी। 7 दिन तक की पेट्रोल संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं था। आईएमएफ जैसी संस्थाओं से सहयोग मांगा, उन्होंने कुछ शर्तें हमारे सामने रखी और उनकी शर्तों का पालन करते हुए उस समय नरसिम्हा राव जी रहे प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह जी उस समय थे वित्त मंत्री। उन्होंने भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति को अपनाने की बात बोली। और भारत ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक नए रास्ते पर चलना शुरू किया। और उस रास्ते पर चलते चलते आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित हो गया दोस्तों। तो निसंदेह उस समय की सरकार के द्वारा तो निर्णय लिए गए, तो निर्णय को बहुत खास तरीके से आप देखते हैं। और यही वजह भी रही कि नरसिम्हा राव जी को हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा भी की थी। वो इसी योगदान को देखते हुए की गई थी घोषणा। तो 1992 में जब ऐसे इकोनॉमिक सुधार हो रहे थे, उन इकोनॉमिक सुधारों के बीच में एक और निर्णय लिया गया कि सेबी जो है दोस्तों, उसके लिए एक अधिनियम पास कर दिया भारत की संसद ने। सेबी एक्ट 1992 में पास हुआ। और सेबी एक्ट जैसे 1992 में पास हुआ तो सेबी को दोस्तों एक वैधानिक
एक वैधानिक निकाय का दर्जा मिल गया। अब वैधानिक निकाय को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन यहां पर सेबी बन जाता है, एक कानूनी संस्था के तौर पर सेबी स्थापित होता है। जैसे कानूनी संस्था के तौर पर सेबी स्थापित होता है तो उसको अधिकार बढ़ जाते हैं। अधिकार ऐसे बढ़ते हैं कि एक स्वायत्त संस्था के तौर पर आ चुका है, इसके कामों में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, स्वतंत्र तौर पर ये काम करेगा। इसे अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी संस्था के तौर पर देखा जाने लगा। विधायी संस्था के तौर पर आप लेजिस्लेचर को देखते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट और राज्यों के विधानमंडल को, लेकिन ये अर्ध विधायी रहा। मतलब ये कि सेबी के मैनेजमेंट के लिए जो नियम बनाने होते हैं वो सेबी यहां नियम बना सकता था। अर्ध न्यायिक का मतलब कि ये दंड नहीं दे सकता था, इसको जांच के अधिकार दिए गए थे, किसी की सबूत बुलवा सकता था, किसी की जांच कर सकता था, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बोल सकता था, गवाह के लिए बुला सकता था। इसके अलावा जुर्माना लगाने की ताकत भी सेबी को दी गई, लेकिन अंतिम रूप से जो दंड का प्रावधान है, जेल भेज देना, इस प्रकार का निर्णय न्यायालय ही करता है। तो चूंकि उस प्रकार के निर्णय इसके पास नहीं थे, लेकिन कुछ न्यायिक निर्णय इसके पास थे, इसलिए अर्ध न्यायिक संस्था भी सेबी को कहा गया और अर्ध वैधानिक संस्था भी सेबी को कहा गया। इसके अलावा दोस्तों सेबी को जब एक कानूनी अमलीजामा पहनाया गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, तो सेबी के काम जो थे दोस्तों वो बहुत प्रभावकारी हो गए। सेबी का और रोल जो था वो इंपॉर्टेंट हो गया, बेहतर तरीके से इसकी कार्यप्रणाली चलने लगी। जो आज हम देखें तो इसके कई सारे कार्यों को लेकर हमें दिखाई पड़ता है। सेबी के दोस्तों 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता और अहमदाबाद में। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए गए और हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में या तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सेबी का मुख्यालय कहां है, सेबी की स्थापना कब की गई थी, सेबी अधिनियम कब पारित किया गया था, सेबी किस प्रकार का संस्था है, या फिर सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहां है। सीधे सीधे हर एक चीज से आपको क्वेश्चन आता है। और हो सकता है कि क्वेश्चन ये भी दे दे कि सेबी लिख के दे दे और बोले इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो यहां पर हम लोगों ने डेटा प्रस्तुत किया है, यहां से हर एक डेटा से क्वेश्चन आता है दोस्तों, लिख जरूर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। अब सेबी जो है दोस्तों, जब हम इसकी चीजें देखेंगे तो इसकी संरचना भी देखना पड़ेगा कि सेबी जो है वो उसकी संरचना क्या है, इसकी व्यवस्था को। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, कई पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और अंशकालिक सदस्यों को मिलकर सेबी की संरचना बनती है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है दोस्तों, और वर्तमान में माधवीपुरी बूच जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। कुछ दिनों पहले ही इनको नियुक्त किया गया था, और माधवीपुरी बूच जो है दोस्तों वो पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है सेबी की। सेबी की जब से स्थापना हुई 1988 से, तब से कई सारे अध्यक्ष इसके रहे हैं, लेकिन पहले अध्यक्ष दोस्तों S.A. दवे थे। तो या तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो बूच जी बनी है, माधवी जी। सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो S.A. दवे थे। ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और सेबी में अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो केंद्र सरकार का काम होता है ये, बराबर। अब यहां पर हम लोगों को एक और चीज समझना है कि सेबी के काम क्या है। जब हम सेबी के कार्यों की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि सेबी जो होता है वो प्रतिभूति बाजार को लेकर अपने कार्य देखता है। प्रतिभूति बाजार क्या है दोस्तों, तो आप इसको सीधे तौर पर शेयर मार्केट के तौर पर देख सकते हैं। मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा भारत की शेयर मार्केट की व्यवस्था और शेयर मार्केट क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि शेयर मार्केट के तौर पर देख सकते हैं। और मैंने जब कल आप लोगों को वित्तीय संस्थान के लेक्चर का प्रारंभ किया था, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि भारत में वित्त व्यवस्था जो है, उस वित्त व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो 2 भागों में हमने बांट कर देखा था। एक बोला था हमने मुद्रा बाजार है और एक बोला था हमने पूंजी बाजार है। अब हम लोगों ने मुद्रा बाजार में तो बैंकिंग सिस्टम को समझ लिया। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है, पिछला लेक्चर, वो देख लीजिएगा, वरना इस लेक्चर में कुछ चीजें समझ में आने में दिक्कत होंगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग इस वित्त व्यवस्था के पहले सेक्शन को, मुद्रा बाजार को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके 2 रूप, संगठित और असंगठित, को भी देख चुके हैं। कमर्शियल बैंकिंग, आरबीआई के बारे में बात कर चुके हैं, जो मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम पूंजी बाजार की बात करते हैं दोस्तों, जो दीर्घ अवधि के लिए ऋण या वित्तीय सुविधा प्रदान करता है, उसके अंतर्गत आप शेयर मार्केट को देखते हैं। तो ये जो पूंजी बाजार है दोस्तों, उसका हिस्सा ये है। और उस पूंजी बाजार में शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट में कई सारे निवेशक होते हैं, उन निवेशकों के हितों को देखा जाता है। ऐसा ना हो कि उन निवेशकों के साथ कोई अन्याय हो रहा है, और अगर उन निवेशकों के साथ, इन्वेस्टर के साथ कोई अन्याय अगर हो रहा है तो उस पर वो क्या करेंगे, उस पर कौन जिम्मेदार होगा। तो सेबी को इसलिए बनाया गया है कि वो इस पूरे मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, उनके इंटरेस्ट, उनके हितों की रक्षा की जाए, उनको ठगा ना जा सके। प्रतिभूति बाजार, जो शेयर मार्केट का पूरा सिस्टम है दोस्तों, इस पूरे मार्केट के विकास के लिए सेबी काम करता है, निष्पक्ष तौर पर होता रहे,
ताकि इसका विकास हो। और देखिए इसका कहीं ना कहीं एक परिणाम भी देखिए आप लोग कि आज भारत का जो पूरा शेयर मार्केट है वो विश्व का चौथे नंबर का शेयर मार्केट हो चुका है। हांगकांग को पीछे छोड़कर हम लोग अमेरिका, चीन, जापान के बाद चौथे नंबर का बड़ा शेयर मार्केट बन चुके हैं। तो ये इसमें सेबी का भी इंपॉर्टेंट योगदान है, क्योंकि सेबी ने इसके विकास के निरंतर काम भी किया है और प्रतिभूति बाजार का नियमन, उसकी सेवा शर्तें, नियमन, हर चीज का निर्धारण सेबी कर रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति इस प्रतिभूति बाजार में, शेयर मार्केट में इस तरीके से पकड़ा गया कि उसने कोई गलत काम किया है, तो अगर गलत काम उसने किया है तो उसकी जांच करने का काम भी सेबी करता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। सेबी पूरी व्यवस्था का नियमन करता है। सेबी एक अर्धविधायी संस्था है दोस्तों, और ये विनियमों का मसौदा तैयार करता है, मतलब इसको सेबी के काम चलाने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। अर्ध न्यायिक संस्था है दोस्तों, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकता है, सबूत बुलवा सकता है, जुर्माना लगा सकता है। इस दृष्टि से सेबी जो है वो एक अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर भी हमें काम करता दिखाई पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये सेबी के कुछ काम रहे, लेकिन सेबी के और भी काम है दोस्तों जो इससे ज्यादा बढ़कर हैं। अगर हम उन कार्यों की बात करें तो सेबी को यह कर्तव्य दिया गया है कि आप 100 करोड़ रुपया उससे अधिक किसी भी राशि पर मनी पूलिंग योजना को विनियमित करने और गैर अनुपालन के मामले में संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। अगर आपने पाया है कि कुछ गड़बड़ है 100 करोड़ या उससे ज्यादा के मामले में, तो सेबी को अधिकार दे दिया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर सकते हो। और ये अधिकार क्या दिया गया कि प्रतिभूति कानून अधिनियम 2014 संशोधन जो किया गया उसके बाद यह व्यवस्था दी गई है। जो सेबी का अध्यक्ष होता है दोस्तों, इसके पास एक्स्ट्रा पावर होती है, ये तलाशी कर सकता है, जांच के आदेश दे सकता है। अगर किसी सामान को लेकर ये पता चलता है कि वो गड़बड़ी करके जुटाए गए तो उनकी जब्ती का अधिकार, आदेश देने का अधिकार भी किसके पास है? सेबी के अध्यक्ष के पास है। किसी भी प्रकार के लेन देन में अगर कोई गड़बड़ी मिलती है दोस्तों, तो टेलीफोन कॉल, डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी भी सबूत के तौर पर सेबी का अध्यक्ष जो है वो मंगा सकता है दोस्तों। तो बहुत पावरफुल संस्था के तौर पर आप सेबी को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत शेयर मार्केट या इस प्रतिभूति बाजार में आपको गड़बड़ी देखने को कम मिलती है। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड की बात करें हम लोग या उद्यम पूंजी कोष की बात करें, जो भी इस प्रकार के सिस्टम चलते हैं उसके कामकाज का विनियम भी सेबी करता है। म्यूचुअल फंड को हम आगे पढ़ने वाले हैं। म्यूचुअल फंड जो होता है दोस्तों, उसको गैर बैंकिंग व्यवस्था के तहत हम लोग समझेंगे क्या है, लेकिन म्यूचुअल फंड जैसे सिस्टम जो होता है उसका विनियम करने का अधिकार भी सेबी का ही है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में अगर कोई गड़बड़ पाई गई और किसी भी ग्राहक का पैसा डूब गया, अगर उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उस धोखाधड़ी के संबंध में सेबी एक्शन लेता है। एक प्रकार से सेबी खुद का नियमन खुद करता है, तो स्वयं नियामक संगठन है दोस्तों, और ये प्रतिभूति बाजार की सभी प्रकार के धोखाधड़ी, अनुचित कार्यवाही को रोकने का काम करता है। तो सेबी के जो काम है बहुत विस्तृत है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं दोस्तों? हम जो भी बात कर रहे हैं वो प्रतिभूति बाजार की बात कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट कहते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या ये कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो दोस्तों शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर की खरीद और बिक्री की जाती है। जहां पर शेयर की खरीदी और बिक्री की जाती है उस मार्केट को शेयर मार्केट कहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति शेयर मार्केट में शेयर की खरीदी बिक्री कर सकता है जिसके पास डीमेट अकाउंट होता है। तो डीमेट अकाउंट होल्डर व्यक्ति शेयर मार्केट से शेयर की खरीदी बिक्री कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसी जगह को हम शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। और जब भारत में देखें दोस्तों, तो हमें स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट के जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहां पर कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जहां पर लेन देन का पूरा सिलसिला चलता है, वो स्टॉक एक्सचेंज हमें भारत में दो देखने को मिलते हैं। एक स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो भारत में ऐसे तो कहा जाता है कि 23 स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था है, लेकिन दो स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट यहां देखने को मिलते हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब हम दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो 9 जुलाई 1875 को इसको बनाया गया था। भारत सहित एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा प्रेमचंद रायचंद ने, कौन व्यक्ति हैं? प्रेमचंद रायचंद एक व्यापारी थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उस समय इसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से। बाद में इसके नाम को बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों कर दिया गया था। तो एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज के नाम पे कौन सा स्टॉक एक्सचेंज चलता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर शेयरों की खरीदी बिक्री होती है। सेकंड स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों आपका
वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में सेबी ने की थी। सेबी ने 1992 में जब सेबी को वैधानिक दर्जा मिल गया, उसके बाद सेबी ने सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात एनएसई की स्थापना की थी दोस्तों। अब 1992 में इसकी स्थापना की थी, लेकिन 1994 से इसने काम करना चालू किया और आज भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर और प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर दिखाई पड़ता है। अब मुद्दा यह है कि सेबी ने किस तरह से इस स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत का जो दोस्तों कंपनी अधिनियम है 1956 का, उस कंपनी अधिनियम के तहत जाकर ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो दो स्टॉक एक्सचेंज हम लोगों को भारत में देखने को मिलते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों मैंने इसलिए बताए आपको क्योंकि सेबी की बात है, और सेबी जिस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने का काम करता, नियंत्रित करने का काम करता, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। दोनों स्टॉक एक्सचेंज की डेट और सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। जब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान की बात करते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज। शॉर्ट में इनको हम लोग NBFC कह सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब ये जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो हमको इसकी परिभाषा पता होना चाहिए कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान को हम लोग साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि ये ऐसे संस्थान होते हैं जो बैंक नहीं है। कैसे संस्थान है? जो बैंक नहीं है लेकिन काम बैंकों के भांति करते हैं। बैंकों के कार्यों से थोड़े भिन्न इनके काम होते हैं, लेकिन बैंक नहीं होते हुए बैंकों की तरह काम करने वाले ये संस्थान ही बैंकिंग संस्थान होते हैं, गैर बैंकिंग संस्थान होते हैं। बैंक क्या करती है दोस्तों? आपके पैसे को जमा करती है, जब आपको जरूरत होती है उस समय आपके पैसे का भुगतान करती है। चालू खाता हो, बचत खाता हो, ये आपको सुविधा देती है। कौन? बैंकिंग व्यवस्था, और ऋण देने का काम करती है। तो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज है दोस्तों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, ये भी उसकी तरह ही काम करती हैं। ये आपकी जमा को स्वीकार कर सकते हैं, आपको ऋण देने का काम करते हैं। बस ये क्या करते हैं, आपको चालू खाते और बचत खाते जैसी जो व्यवस्था होती है, और किसी भी समय आपके पैसे का भुगतान की व्यवस्था आपको थोड़ा सा नहीं देते, वरना इनका पूरा सिस्टम किसके भांति होता है? बैंकिंग संस्थानों के जैसे होता है। जमा स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर आपको लोन देने का काम भी ये करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कौन कौन आएगा दोस्तों? तो बीमा हो, चिट फंड कंपनी हो, म्यूचुअल फंड जो हो, ये सभी के सभी गैर बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। क्लियर? अब अगर हम यहां गैर बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोगों को यह देखना होगा कि भारत में एक गैर बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ। तो हम इसकी व्यवस्था को दोस्तों आजादी के पहले से ही देखते हैं, क्योंकि बीमा जैसी कंपनियां भारत में 1906 के समय से हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। अलग अलग अंग्रेजों के द्वारा भारत में बीमा व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया था। जैसे हम लोगों ने बैंकिंग व्यवस्था का पूरा स्टार्टअप अंग्रेजों के द्वारा देखा, वैसे बैंकिंग सिस्टम में भी अंग्रेजों के द्वारा स्थापनाएं पहले की जा चुकी थी। लेकिन जब हम आजादी के बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि 1950 से लेकर 1960, ये जो 1960 का दशक था, इस दशक में एनबीएफसी जो हैं, मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो रही, इन कंपनियों में जिन जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, या जिनसे इन व्यक्ति जो इनसे जुड़े रहे थे, इन कंपनियों के माध्यम से लोगों को बहुत ज्यादा धोखाधड़ी मिली। मतलब इनके माध्यम से लोगों को धोखा दिया गया, उनके पैसे डूब गए। तब जाकर भारत में सुधार का एक दौर शुरू हुआ, और सुधार की उस व्यवस्था में देखा गया कि 1963 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी का नियमन करना शुरू कर दिया। इसलिए आज आप देखते हैं कि कोई भी एनबीएफसी का आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो वहां पर लिखा होता है कि आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त और आरबीआई द्वारा नियंत्रित होता है। जिस प्रकार से आरबीआई भारत के पूरे बैंकिंग सेक्टर को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से आरबीआई इस गैर बैंकिंग सेक्टर के लिए भी नियमन का काम करता है। लेकिन यहां पर कुछ चीजों में हम लोगों का अंतर देखने को मिलता है। किस चीज में? तो एनबीएफसी को नियमन कौन करेगा दोस्तों? कंप्लीटली आरबीआई कर रहा है 1963 से। इसके संदर्भ में नियम बनाना हो, कोई नियम में बदलाव करना हो, या किसी भी प्रकार का सिस्टम हो, वो आरबीआई डिसाइड करेगा और वो सभी चीजों पर लागू होता है। एनबीएफसी में, गैर बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था में दोस्तों, हम लोगों को बीमा कंपनी भी देखने को मिलती है। लेकिन बीमा कंपनी के संदर्भ में इरडा का सिस्टम किया गया। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा, इसकी व्यवस्था की गई है।
तो बीमा व्यवस्था भी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग इरेडा की भूमिका को देखेंगे। वैसे ही म्यूचुअल फंड जो होता है दोस्तों, वो सेबी के अंतर्गत आता है। म्यूचुअल फंड जैसी व्यवस्था को सेबी कंट्रोल करता है। और अगर हम कुछ कंपनी देखें जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी होती है, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस का काम होता है, जैसे कि आधार हाउसिंग फाइनेंस का काम आप देखते हैं। जो हाउसिंग फाइनेंस जो घरों पर फाइनेंस करने का काम करती है, घरों पर लोन देती है दोस्तों, घर बनाने इन सब चीजों के लिए, उन कंपनीज का नियमन कौन करता है दोस्तों? तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो इन पर काम करता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सीधे सीधे उत्तर सही कर देंगे। अब हम यहां देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था में NBFC का, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का क्या योगदान है? तो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखिए, हम लोग हमारी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैंकों पर निर्भर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर शुरू से बैंकों की पूंजी इतनी ज्यादा नहीं रही है, और बैंक कितने लोगों को लोन और सहायता प्रदान करेंगे? तो ये NBFC क्या करती है कि लोगों को अतिरिक्त जब जरूरत पड़ती है तो बैंकों के अलावा उनको फंड मुहैया करा देती, जिससे कि भारत के लोगों की जो वित्तीय आवश्यकताएं वो पूरी हो जाती है। देश में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों को ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान लोन दे देते हैं, जिससे कि हर एक व्यक्ति की लोन तक या सुविधाओं तक पहुंच हो जाती है। तो एक समावेशी विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। किसी को परिवहन के लिए, रोजगार सृजन के लिए, धन सृजन करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ सब जगह पर लोन का प्रसार हुआ है। और समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं दोस्तों, इन सभी लोगों में लोन का डिस्ट्रीब्यूशन या आर्थिक व्यवस्था तक उनकी पहुंच संभव हो पाई है इन NBFC के द्वारा। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो लोन देने की शर्तें होती है, उसकी तुलना में इनकी लोन देने की शर्तें थोड़ी सी ढीली होती है, ब्याज दर में अंतर जरूर होता है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से ऐसे ऐसे क्षेत्रों तक कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वित्तीय सेवाएं पहुंची हैं। और जब इन लोगों को लोन मिला है तो उन्होंने उसका इन्वेस्टमेंट किया है, जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है। तो ये NBFC का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है दोस्तों। और अगर हम बात करें NBFCs में, तो हमने सबसे पहले देखा LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो LIC की जब बात करते हैं दोस्तों, तो 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। LIC का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। वर्तमान में इसके प्रमुख सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। LIC दोस्तों एक वैधानिक व्यवस्था के तहत हम देख रहे हैं। वैधानिक व्यवस्था के तहत क्यों देख रहे हैं? क्योंकि LIC के लिए 19 जून 1956 को भारत की संसद ने अधिनियम भी बनाया था। तो LIC की स्थापना बकायदा एक संसद के द्वारा अधिनियम पास करके बनाई गई, जिसको हम LIC एक्ट के नाम से जानते हैं। अब अगर सरकार ने इसकी स्थापना की है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये भारत सरकार के स्वामित्व में है। LIC पर पूरी तरीके से वर्तमान में भी भारत सरकार का स्वामित्व है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और LIC की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की अर्थव्यवस्था में आप देख रहे हैं कि सरकार अलग अलग जगह पर निवेश कर रही है, धड़ाधड़ सड़कें बना रही है, गरीबों को राशन फ्री दे रही है। अब इस सब के लिए पैसा लगता है, और हम सब देखते हैं कि वर्तमान सरकार जो है दोस्तों, उसने लोन जो है वो ज्यादा लिया है पिछली सरकार की तुलना में। अब वर्तमान सरकार ने लोन ज्यादा लिया है, और ये बोलते हैं कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति पर लगभग 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। लेकिन यह एक बात समझिएगा कि पुरानी सरकार और वर्तमान सरकार की लोन व्यवस्था में हमको एक अंतर देखने को मिलता है। जो हमारे देश की पिछली सरकार थी, उस सरकार के समय में जो लोन लिया गया था वो विदेशी संस्थाओं से, IMF जैसी संस्थाएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं से लोन लिया गया था, मतलब वो विदेशी कर्ज था। और वर्तमान सरकार ने जो लोन लिया है दोस्तों, उस लोन का अधिकतम भाग जो वो देश की संस्थाओं से लिया गया है। और जब देश की संस्थाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में सबसे ज्यादा सरकार को लोन देने वाली या निवेश करने वाली अगर कोई कंपनी है दोस्तों, तो वो LIC है। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC है। भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाली इकोनॉमी में अगर कोई कंपनी है तो वह LIC है दोस्तों। तो अगर हम सरकार के ऊपर लोन देखते हैं तो भारत की LIC जैसी कंपनियों को उसमें सर्वाधिक योगदान है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम भारत के बीमा बाजार की बात करें तो भारत का जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस मार्केट है, वो विश्व का 10वां सबसे बड़ा इंश्योरेंस मार्केट है। और ये माना जा रहा है कि 2032 तक 6वां सबसे बड़ा बीमा मार्केट हो जाएगा भारत का बीमा मार्केट। तो इसमें LIC की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी के तौर पर देखी जाती है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के तौर पर देखी जाती है, और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कंपनी है। ये सुनना चाहिए लोगों को। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों में IPO जारी किया गया था LIC का, और उसके तहत ये बोला जाने लगा था कि सरकार ने LIC की बिक्री कर दी है। LIC की बिक्री नहीं हुई। LIC आज भी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी, और सबसे बड़ी बात यह है कि IPO वगैरह के सेटिंग के बाद LIC का जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़ गया है।
LIC का पूंजी जो है दोस्तों वो बहुत बढ़ गया, LIC और बड़ी कंपनी के तौर पर हमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन LIC सरकार की कंपनी है, भारत सरकार की पूर्णतः स्वामित्व की कंपनी, ध्यान रखेंगे। अगला इसमें है दोस्तों IRDA। अब LIC की बात करें या भारत में बीमा की बात करें, भारत में बीमा संबंधी कई सारी समस्याएं हमको देखने को मिलती है। तो बीमा सेक्टर में जो धोखाधड़ी या अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होती है, उसके नियमन की बात कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल की बात करें, वो कौन करेगा? तो बीमा सेक्टर पर कंट्रोल करने का काम करता है दोस्तों IRDA। IRDA बोले तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। अब IRDA जो है दोस्तों ये 1999 में एक अधिनियम पास करके स्थापित किया गया था। तो पूछा जाएगा कि IRDA अधिनियम कब आया? 1999 में। 1956 से हमारे देश में LIC चल रहा है और आजादी के पहले से बीमा सेक्टर चल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में होने वाली गड़बड़ी और सब चीजों को लेकर नियम बनाने के लिए 1999 में IRDA की स्थापना की जाती है। और चूंकि IRDA को स्थापित किया गया है बीमा सेक्टर में, तो ये नियामक के तौर पर देखता है, मतलब बीमा सेक्टर को नियमन करने के लिए, उसमें नियमों की स्थापना करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए IRDA की व्यवस्था की गई और इसको एक अधिनियम बनाकर स्थापित किया गया। इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है दोस्तों, वैधानिक निकाय है, एक स्वायत्त निकाय के तौर पर आप इसको देखते हैं। इसका काम है दोस्तों बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग के विकास और उसका नियंत्रण करना, उसका नियमन करना। और IRDA जो होता है दोस्तों ये वित्त मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसके अधीन आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा कि बीमा के लिए कोई व्यवस्था थी क्या? तो मैंने क्या कहा, अंग्रेजों के समय की व्यवस्था थी। भारत में बीमा अधिनियम 1938 में ही लाया जा चुका था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बीमा सेक्टर जो है वो भारत के गैर बैंकिंग वित्त व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों सबसे बड़े सेक्टर के तौर पर हमें दिखाई पड़ता है। तो ये हम लोगों ने LIC की बात की, ये हम लोगों ने IRDA की बात की। अब यहां पर आप लोगों को एक और चीज देखना है कि IRDA का विजन 2047, हमारे देश में बीमा सेक्टर में एक बहुत बड़े लेवल पर वृद्धि करने के लिए IRDA ने अपना 2047 आजादी के 100 साल जब होंगे, जब भारत एक विकसित देश बन जाएगा सरकार के लक्ष्य के हिसाब से, तब तक के लिए बीमा को लेकर 2047 विजन जो है वो IRDA ने सेट किया है। बोला है कि 2047 तक जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा, जब भारत विकसित देश बन चुका होगा, तब तक सभी के लिए बीमा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे। मतलब भारत में सभी लोगों को बीमा सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। प्रत्येक नागरिक के पास जीवन का, स्वास्थ्य का, संपत्ति का बीमा होगा। और कहीं ना कहीं जो उद्यमी होते हैं, जिनका उद्योग है, उन उद्यमों के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। इसकी बोलने का मतलब है कि भारतीय बीमा क्षेत्र को विश्व स्तर पर आकर्षक बनाने के लिए, कि पूरी दुनिया के व्यक्ति, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री भारतीय बीमा क्षेत्र की तरफ रुख कर लें, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम जो है वो IRDA का विजन 2047 हम लोगों को दिखाई पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट तो म्यूचुअल फंड। अब यहाँ ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड दोस्तों एक फंड जैसा सिस्टम है। आप लोगों ने आपकी सोसाइटी में देखा होगा कि फंड जैसी एक व्यवस्था होती है कि समाज के ही लोगों में एक समूह होता है लोगों का, एक व्यक्ति को हेड बना देते हैं और सभी लोग अपने हिसाब से उसके पास पेमेंट जमा करते जाते हैं और जिसको जरूरत होती है वो वहां से पैसा ले लेता है। तो जिस प्रकार से हम सामान्य जीवन में फंड देखते हैं, वैसा ही म्यूचुअल फंड है। बस जो सामान्य व्यवस्था का फंड है वो अनरजिस्टर्ड होता है, इलीगल होता है, लेकिन यहां पर जो होता है वो म्यूचुअल फंड एक रजिस्टर्ड फंड के तौर पर देखते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों? एक प्रकार का सामूहिक निवेश है। कुछ लोगों का समूह जो पैसा जमा कर सकते हैं वो आपस में मिलता है और कुछ अवधि के लिए अपने हिसाब से पैसा या कुछ चीजों को इकट्ठा कर लेता है। पैसे को विभिन्न संसाधनों में निवेश कर दिया जाता है, वहां से जो ब्याज प्राप्त होता है उस निवेश के बदले उसको सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यह म्यूचुअल फंड की व्यवस्था होती है। और अगर आपने कहीं पर म्यूचुअल फंड के अंतर्गत, मान लीजिए ऐसा लेते हैं इसको, देखिए कि ये एक बॉक्स बना दिया, इसमें सभी लोगों ने अपना अपना पैसा जमा कर दिया। ये पैसा जमा किया, उसको बोल दिया म्यूचुअल फंड। अब इसको निवेश कर दिया गया किसी भी सेक्टर में। निवेश करने के बाद वहां से लाभ हुआ, उस लाभ को क्या करेंगे? इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर रिटर्न प्राप्त किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें लाभ ही हो। कभी कभी म्यूचुअल फंड का पैसा जहां पर निवेश किया जाता है वहां पर हानि भी हो जाती है।
जिस प्रकार से लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस प्रकार से हानि का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है, और यहां पर ग्राहक लॉस हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड के आप तमाम ऐड देखते होंगे टीवी पे, लेकिन उसमें लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक रिस्की चीज है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी पर निवेश किया है कर दीजिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश जब आप करते हैं तो अगर आपने अच्छे से सोच समझ के देख के इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका पैसा डूब सकता है, और अधिकतर ग्राहकों के साथ यही होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो तो बड़ा सोच समझ के पैसा लगाइए, अगर आप उसके बारे में ज्ञान रखते हो, नहीं रखते हो तो फिर पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड की व्यवस्था हम लोगों ने देखी, और इसके माध्यम से आप क्या देख रहे हैं, गैर बैंकिंग व्यवस्था है। मैंने कहा आप लोगों को कि पैसा इकट्ठा करते उस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करते हैं, तो निवेश करना है मतलब लोन देने अगर आदि काम किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमें अगली व्यवस्था देखने को मिलती है चिट फंड कंपनी। ये चिट फंड कंपनी कैसी है दोस्तों, ये बीसी सिस्टम होता है। आप लोगों ने देखा होगा महिलाओं की बीसी चलती है, चिट्ठी डालो, चिट्ठी उठा के और पैसा सब इकट्ठा करके कैसे बीसी चलाते हैं, बस वैसा ही बीसी सिस्टम चिट फंड कंपनी है दोस्तों। बड़े स्तर पर या तो कोई व्यक्ति का समूह या कोई व्यक्ति या आस पड़ोसी आपस में लेन देन के लिए एक समझौता कर लेते हैं, और उस समझौते के तहत एक रकम निश्चित कर लेते हैं कि पर्टिकुलर हम इतनी रकम हर महीने देंगे, और जैसे ही उसकी परिपक्वता अवधि पूरी हो जाती है तो वो रकम लौटा दी जाती है। ये छोटी छोटी बचतें जो होती है घर की, 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए की जो बचतें होती है, उन बचतों को इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। आपने वो बचत लगा दी, बाद में आपको इकट्ठे रूप में आपको मिल जाता है, तो इसको चिट फंड कहते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, ये चिट फंड जैसी जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, म्यूचुअल फंड जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, इसमें फ्रॉड बहुत हो रहा है। बड़े लेवल पर चिट फंड कंपनी घोटाले और बाकी सब चीज सामने आ रही है। घर के जो गरीब लोग होते हैं दोस्तों, वो अपने छोटी छोटी सी बचतों को यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे, और बाद में इनके साथ फ्रॉड हो रहा है, इनका पैसा डूब जाता है। तो यहां पर भी आपको सोच समझ के काम करने की जरूरत होती है। इसका नियमन जो दोस्तों जो होता है वो आरबीआई के पास होता है। अब हम यहाँ देखें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कंपनियों के लिए लोकपाल योजना। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है उनमें धोखाधड़ी फ्रॉड की स्थिति बहुत होती है। निवेशक जो होते हैं छोटे छोटे से गरीब व्यक्ति, जो चाय पत्ती के डब्बे, शक्कर के डब्बे में पैसे बचाकर रखने वाले लोग हैं, वो इन सभी चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इनमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और पैसा डूब जाता है धोखाधड़ी के चलते, तो उनको बड़ा दुख होता है। तो ऐसे भारत के गरीब लोगों को इस सब धोखाधड़ी से बचाने के लिए, उनका खोया हुआ पैसा दिलाने के लिए यहां पर एक व्यवस्था की गई, जिसको हम बोलते हैं एनबीएफसी में लोकपाल योजना। ये योजना दोस्तों 23 फरवरी 2018 को प्रारंभ की गई, जब हमने देखा था कि बंगाल के क्षेत्र में और भारत के कई अलग अलग इलाकों में चिटफंड कंपनी के घोटाले हुए, लोगों का पैसा डूबता चला गया। सहारा सुब्रत राय जैसी व्यवस्था में लोगों का पैसा डूबा है। तो जब ये पैसा डूबा तो सरकार ने इसके प्रति चिंता व्यक्त की, और इस चिंता व्यक्त करते हुए 23 फरवरी 2018 को लोकपाल योजना को एनबीएफसी में शुरू किया, और इसको आरबीआई के अधिनियम 1934 की धारा 45(i)(a) के तहत शुरू किया गया है। अब ये जो शुरू किया गया दोस्तों, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा कि ये जो शुरू किया गया ये आरबीआई अधिनियम के तहत किया गया। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी का कंट्रोल नियमन किसके हाथ में? आरबीआई के हाथ में होता है। इसके तहत क्या किया गया कि एनबीएफसी के संबंध में अगर कोई शिकायत है, किसी भी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ने किसी के साथ फ्रॉड किया, किसी के साथ धोखाधड़ी की, उसका गलत हुआ है, उसके संबंध में जिसके साथ धोखाधड़ी हुआ वो उसकी शिकायत लेके कहां जा सकता है? वो इस लोकपाल के पास जाएगा, और ये क्या करेगा? उस शिकायतों का निवारण करता है। बोले होता कौन है ये? बोले ये लोकपाल जो होता है ये आरबीआई के द्वारा नियुक्त किया गया एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो इन शिकायतों को सुनता है और उसका निवारण करने का काम करता है। और इन एनबीएफसी के लोकपाल के जो कार्यालय हैं दोस्तों, वो जगह जगह पर खुले हैं। इसके अलावा हम देखें चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में इनके बड़े बड़े कार्यालय आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल की योजना हम लोगों को देखने को मिलती है। यहां पर आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दोस्तों डिस्कस कर लिया है, और हम लोगों ने यहां पर क्या देखा कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान क्या है, उनका नियमन कौन करता है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एलआईसी वगैरह को हमने डिटेल में देखा। इसके अलावा हम लोगों ने सेबी के पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीटली समझ लिया। इसके माध्यम से हम लोगों का ये यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें वित्तीय संस्थानों की व्यवस्था की गई थी। ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग भारत की विदेशी व्यापार नीतियों के बारे में डिस्कस करेंगे, G20, सार्क और आसियान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो निरंतर हमारे इस लेक्चर सीरीज से बने रहिए दोस्तों। जो लोग इस लेक्चर सीरीज से नए नए जुड़े हैं, पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं हमारे, तो पुराने लेक्चर को भी आप लोग देखिएगा, वरना सिलेबस पूरा नहीं होगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, संतुष्ट होते हैं डेटा से, मेरे समझाने से, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
और आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम ऐसा डेटा, अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में जो तैयारी कर रहा है, पीएससी प्रीलिम्स 28 अप्रैल को देने वाला है, उनके साथ जरूर इसको शेयर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नई व्यवस्था को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।